वैसे लास्ट की वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, हम लोग पढ़ रहे थे उसके कार्य करने की क्षमता को पढ़ रहे हैं, कैपेसिटी को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक था हमारा जो कि था एक्साइटेशन ऑफ मसल्स, एक्साइटेशन ऑफ मसल्स था, पेशी का उत्तेजन था। सेकंड हमारा टॉपिक था उत्तेजन संकुचन युग्मन, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में हमने देख लिया था, सार्कोलेमा तक देख लिया था, डिपोलराइजेशन जैसे ही इसका विध्रुवीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, आयनों का क्या हो जाए, विध्रुवीकरण हो जाए। अब क्या होगा, सार्कोलेमा जो है मतलब जो मायोफाइब्रिल्स हैं, जो पेशीय तंतु हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन की जो सतह होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम लोग, जिसको हमने सार्कोलेमा बोला है, ठीक है ना, इन पे विध्रुवीकरण की क्रिया हो जाएगी। आयन क्या हो जाएंगे, विध्रुवीकृत हो जाएंगे, प्लस आयन अंदर की तरफ, माइनस आयन बाहर की तरफ जाने प्रारंभ हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन होगा, एसिटाइल कोलिन होगा, वो सार्कोलेमा पर जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके संपर्क में आने लग जाएगा, इनके संपर्क में आने लगेगा, जिससे क्या होगी, एक तरंग उत्पन्न होगी, जो कि सार्कोलेमा से संपर्क में आने से एक तरंग वेव का निर्माण होगा, और ये वेव का नलिकाओं के मुख्य द्वार से होती हुई, नलिकाओं की सहायता से कहाँ तक, पेशियों के अंदर प्रवेश करती है, पेशियों के अंदर प्रवेश करती है, जिससे क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट होता है, या इसको हम लोग मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी क्या कर देगी, विध्रुवीकृत कर देगी, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, सार्कोलेमा का विध्रुवीकरण सार्कोलेमा का विध्रुवीकरण विध्रुवीकरण तंत्रिका के अंतिम सिरे पर स्थित, तंत्रिका के अंतिम सिरे पर स्थित आधार पाद से, सोल फुट जैसे हमने बोला था, आधार पाद, सोल फुट आधार पाद से बाहर निकले एसिटाइल कोलिन के सार्कोलेमा पर उपस्थित, सार्कोलेमा पर उपस्थित ग्राहियों के, ग्राही होते रिसेप्टर्स, ग्राहियों के संपर्क में आने से होता है, ठीक है ना, ग्राहियों के संपर्क में आने से होता है। विध्रुवीकरण से उत्पन्न तरंग, विध्रुवीकरण से उत्पन्न तरंग, तरंग को हम लोग बोलते हैं वेव, वेव सार्कोलेमा पर उपस्थित, सार्कोलेमा पर उपस्थित नलिकाओं के मुख्य द्वार से, नलिकाओं के मुख्य द्वार से पेशियों के अंदर, पेशियों के अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। अनुप्रस्थ नलिकाएं एवं नलिकाएं व सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपस में जुड़े रहने के कारण तरंग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी तरंग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी विध्रुवीकरण कर देती है। विध्रुवीकरण कर देती है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी ये किसका, कैल्शियम जो आयन होंगे इनका संग्रह करने का कार्य करेगी, जिससे विध्रुवीकरण के बाद में कैल्शियम आयन क्या होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से बाहर की ओर निकल जाएंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर की ओर पाया जाता है सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयनों को आसानी से देखा जा सकता है। अब ये कैल्शियम आयन जो होंगे सार्कोप्लाज्म में जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था फिलामेंट्स को, कॉन्ट्रैक्टाइल जो फिलामेंट्स होंगे इनको एक्टिवेट करने का, इनको सक्रिय करने का कार्य करेंगे। इनके सक्रिय होने से कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स के सक्रिय होने से एक्टिन और मायोसिन, जो कि हमने प्रोटीन थी, इसका अलग अलग आणविक अणुभार था, मॉलिक्यूलर वेट था, इसको हमने देखा है आगे पूरा डिटेल में। इनको क्या कर देगी, इनके बीच में एक ब्रिज का निर्माण कर देगा, और ये ब्रिज कैसा होगा, क्रॉस ब्रिज होगा इस प्रकार से जिससे क्या होगा, मसल्स काम करने लग जाएंगे, ठीक है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयनों का संग्रह किया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के विध्रुवीकरण के फलस्वरूप डिपोलराइजेशन के फलस्वरूप ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में उपस्थित संकुचनशील सूत्रों कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स का सक्रियण करते हैं, ठीक है ना।
सार्कोप्लाज्म में जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स पाए जाते हैं इनको सक्रिय करने का कार्य करते हैं। इनके सक्रिय करने से क्या हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन के जो तंतु हैं इनमें आपस में क्रॉस बंधन अनुप्रस्थ सेतु का निर्माण हो जाएगा। संकुचनशील सूत्रों के सक्रियण से एक्टिन एवं मायोसिन तंतुओं के बीच एक्टिन व मायोसिन तंतुओं के बीच अनुप्रस्थ सेतु क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है। ठीक है ना, क्रॉस ब्रिज का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब जैसे इनके संकुचन की क्रिया समाप्त होगी उससे कैल्शियम आयन वापस से कहाँ आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की ओर आ जाएंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की ओर आ जाएंगे और इस क्रिया के लिए क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता पाई जाती है। पेशीय तंतुओं में संकुचन की क्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात संकुचन की क्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात कैल्शियम आयनों को पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापसी की क्रिया सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होती है। इस क्रिया हेतु ऊर्जा की वापसी की क्रिया किसके, सांद्रता प्रवणता के विपरीत होगी। इस क्रिया हेतु क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता पाई जाती है। इस क्रिया हेतु क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता पाई जाती है। हमने बात की किसके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयनों को संग्रहित करने का कार्य करती है। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली जो है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, इसका डिपोलराइजेशन विध्रुवीकरण की क्रिया होगी, ये कैल्शियम आयन क्या होंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे और बाहर पाया जाता है इसके सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन जो होंगे संकुचनशील सूत्रों कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स को एक्टिवेट करने का, सक्रिय करने का कार्य करते हैं। इसके सक्रिय होने से एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के बीच में क्रॉस ब्रिज का
एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के बीच में क्रॉस ब्रिज का निर्माण होगा। ठीक है ना। और धीरे धीरे ये क्रिया पूर्ण होते ही इसी के विपरीत कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। और इसके लिए क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता पाई जाती है। ऊर्जा की आवश्यकता पाई जाती है। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे संकुचन के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि हमने एसिटाइलकोलिन की बात की, हमने बहुत सारे ऊर्जा की बात की है। तो ऊर्जा किससे मिले, फैटी एसिड से मिले, एसिटोएस्टेट से मिले, किस किस प्रकार से किस चीज़ का निर्माण होगा। थैंक यू।